हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं सेल का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो एक इंट्रोडक्शन मात्र था जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट की जो सेल का जो डिस्कवर हुआ उसके पीछे की कहानियां क्या थी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था लेक्चर 1 में कि सेल का जो डिस्कवर हुआ वो रॉबर्ट हुक है ना, जिन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था, लेकिन डेड सेल का डिस्कवर किया उन्होंने। देन आफ्टर हमने पढ़ा था एंटन वैन लीवेनहॉक के बारे में, जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो देख रहे हैं आप, सेल थ्योरी। क्या होता है सेल थ्योरी, है ना, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हुई सेल थ्योरी की। देखिए साइंस के फील्ड में किसी भी चीज के बारे में जब एक इन्वेंशन की जाती है तो उसकी एक हाइपोथेसिस है ना, फॉर्मुलेटेड, वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी इज अ काइंड ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ फॉर्मुलेटेड विच इज गिवन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल। अब ये कहा जाए कि रॉबर्ट हुक और एंटन वैन लीवेनहॉक दे आर अनेबल टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट, क्योंकि उस समय में सेल तो इन्वेंशन हुआ लेकिन सेल के और भी जो पार्ट्स जो आज हम लोग पढ़ते हैं उनके ऑर्गेनल्स, उनका डिस्कवर होना बाकी था, है ना। तो उन्होंने तो इन्वेंशन कर दिया सेल के बारे में, लेकिन जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट हमें उसके बहुत सालों बाद हमें मिली, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग जगहों पर सेल के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया हमें अलग अलग नॉलेज मिलती चली गई सेल के बारे में, जिसके वजह से एक समय में बहुत आसानी हो गई कि सेल के बारे में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं सेल का। तो वही जो सेल का स्टेटमेंट था वो सेल थ्योरी कहलाया, जो सेल के बारे में उसने बताया। पहले ये जान लेते हैं कि डिफिनीशन ऑफ सेल थ्योरी, है ना। देखिए एक बात क्या होती है कि अपन लोगों को ये पता है कि सेल थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इफ समवन आस्क कि बताओ भाई सेल थ्योरी क्या होता है ना, तो आपको बताना होगा ना कि सेल थ्योरी क्या होता है। आपको तो ये पॉइंट तो नहीं जोड़ने होंगे कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल्स, है ना, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द सिंगल सेल। ये तो आपको नहीं कहना है, आपको उसको डिफाइन करना होगा, है ना। आपको उसको डिफिनेशन में बताना होगा कि सेल थ्योरी एक्चुअली क्या होता है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि डिफिनीशन क्या होगा सेल थ्योरी का। तो क्या कह रहा है कि अ थ्योरी इन बायोलॉजी दैट इंक्लूड्स वन और बोथ द स्टेटमेंट द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग मैटर, है ना। यहां तक तो आप देखिए कि भाई डिफिनीशन ही दिया गया है, लेकिन इस डिफिनीशन का मतलब क्या है यहां पर आगे समझिए। लिविंग मैटर and that the organism is composed of autonomous cells। यहां पर ध्यान देने वाली बात है ना। Its properties being the sum of those of its cell। कि सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, दे आर कंपोज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ द सेल्स, बट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या रहा, वो सेल ही था। लेकिन ये कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज्ड है किस तरह के सेल के, ऑटोनोमस सेल्स। क्या होता है ऑटोनोमस सेल्स? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटोनोमस? ऑटोनोमस आर दोज काइंड्स ऑफ द सेल्स विच हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि सेल की जो यूनिक फीचर्स होती है वो क्या होती है। सेल की जो यूनिक फीचर्स होती है वो आपका कहलाता है कि उसकी एक डिवाइडिंग नेचर होती है ना। यानी कि सेल का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डिवाइड, है ना, डिवाइड करना। आप कह सकते हो कि वो उसका एट्रीब्यूट भी है ना। इसीलिए बायोलॉजी में एक टर्म दिया गया है कि देयर इज नो डेथ ऑफ द नेचुरल सेल, है ना। सुनने में थोड़ा सा ताजुब लगेगा, है ना। कुछ बच्चे होंगे उनमें ये क्यूरियोसिटी आएगी ये जानने को कि यार बायोलॉजी में ऐसा टर्म क्यों दिया गया है कि देयर इज
नो डेथ ऑफ द नेचुरल सेल्स, है ना, हम लोग मरते तो हैं, हमारी डेथ तो होती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मर भी गए तो भी नेचुरल सेल का जो सेल का है वो उसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ? भाई हम तो नेचुरली मरते हैं ना, तो सेल का भी तो नेचुरली डेथ हुआ। आगे के क्लासेस में हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर इज नो डेथ ऑफ नेचुरल सेल्स, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसी नेचुरल डेथ के बारे में ये ऑटोनोमस सेल कहता है कि सेल जो होंगे वो खुद ही डिवाइड होंगे, इट्स प्रॉपर्टीज बीइंग द सम ऑफ दोज ऑफ इट्स सेल, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, वही सम ऑफ दोज ऑफ इट्स सेल्स होती हैं। तो ये आपको जानना है कि डिफिनीशन ऑफ सेल थ्योरी में ये चीजें आपको समझ लेना है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो ये आपको टफ नहीं लगेगा, है ना। तो ये बात है सेल थ्योरी की। अब लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट थे, है ना, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है कि द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट, है ना, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, हमने यहाँ पर बोटेनिस्ट लिखा है, ना ही जूलॉजिस्ट लिखा है, हमने बायोलॉजिस्ट लिखा है। द टू जर्मन बायोलॉजिस्ट फर्स्ट एवर डिस्क्राइब सेल थ्योरी, सबसे पहले यही दोनों जो इंसान थे इस धरती पे, इन्होंने सेल के थ्योरी के बारे में एक हाइपोथेसिस जनरेट की, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 1838 और 39, लेकिन थोड़ा सा और हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो इन दोनों का जो काम है ना, वो काम आपका शुरू हो गया था इन 1830, है ना। 1830 से ही ये लोग अलग अलग जो हाइपोथेसिस थे वो देना शुरू कर दिए थे सेल थ्योरी के बारे में, लेकिन उस समय भी बहुत सारी चीजें डिस्कवर होनी बाकी थी। इस वजह से थोड़ा सा समय लगा कि एक हम लोग एक रूट सेल थ्योरी दें ताकि हर चीज जो है वो उसमें आ सके, है ना। तो जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम है मैथियस स्लाइडन और थियोडर श्वान, है ना। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इफ समवन आस्क दैट इन दोनों में बॉटेनिस्ट कौन है और जूलॉजिस्ट कौन है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। स्लाइडन जो थे वो बॉटेनिस्ट थे, श्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। सारे लोग तो यही बताते हैं, तो सर कंफ्यूजन तो वहां भी होगा, आप भी पढ़ा रहे उसी तरह से, तो हमें अभी भी कंफ्यूजन होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें आप ये देखिए कि जो श्वान है ना, इसको सचवान तो नहीं पढ़ते हैं, श्वान हुआ, तो आप SWAN, है ना, श्वान। स्वान जो है ना इज अ वाटर बर्ड, ठीक है। एक स्वान जो है ना वो क्या है, एक वाटर बर्ड है। तो बर्ड मीन्स क्या हो गया, एनिमल, यानी कि हमेशा याद रखना है कि थोड़ा श्वान जो है वो क्या थे, वो जूलॉजिस्ट थे, और मैथ्यू स्लाइडन जो थे वो क्या थे, वो बॉटेनिस्ट थे। यानी कि इन दोनों ने मिलकर के 1838 और 39 में इन्होंने बताया सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताया कि भाई कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स में सेल के हर स्टेटमेंट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ये सेल थ्योरी जब स्टडी कर रहे हैं भाई, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो देखा जाए कि भाई कौन कौन सा पॉइंट जो होगा ना वो क्या होगा। तो कहा लिखा जाता है पहला पॉइंट इसमें कि ऑल organisms composed by single सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हुए किस से, सिंगल सेल से बने हुए हैं, एक ही सेल से वो बने हुए हैं। उसके बाद इन्होंने डिफिनीशन दिया किस का, सेल्स का, है ना, कि सेल इज द
structural, functional and fundamental unit of living organisms, है ना। यानी कि सेल, ये पॉइंट्स था कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय सिंगल सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल थ्योरी में 2 पॉइंट जो है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये पॉइंट तो उनका था जो उन्होंने दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक चीज नहीं बता पाया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो मेथड होता है वो मेथड क्या है जिससे सेल जो होती हैं वो नहीं बनती हैं। जैसा कि एक चीज हम देखें, जाने समझे, कि मान लीजिए कि आपको एक एक्सीडेंट हुआ, है ना। एक्सीडेंट होने के बाद आपके पाम के जो मसल्स हैं वो क्या हो गया, ये मसल्स हट गए, है ना। तो जब ये मसल्स यहां से हट गए तो हम लोग वेट करते हैं कि नया सेल आए, या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भैया किसी का मांस बचा हो तो उसमें आप लगा दो। ऐसा तो नहीं होता है ना। हम लोग करते हैं क्या है, हम लोग फर्स्ट एड लिया, देन हमें वेट करना है कि इसमें नया सेल आए, है ना, वो ग्रोथ करके आए। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने नहीं बताया। कौन? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने नहीं बताया। वो कौन बताया? वो आपके बताएं, ये देखिए 1855 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रोडोल्फ वर्चाउ, है ना। रोडोल्फ वर्चाउ modified the formulated cell theory of स्लाइडेन एंड स्वान, है ना। तो इन्होंने एक नया हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस ये दिया कि all cells are arise from pre-existing मेथड, ठीक है। कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अराइज करते हैं कहां से? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि अगर यहां पर कोई एक सेल है तो ये एक नया सेल्स बनाएगा, ये एक नया सेल्स बनाया, फिर ये आपके क्या बनाएंगे? 2 सेल्स बनाएंगे, ठीक। तो ये जो सेल्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो यहां से हुआ, इस सेल का जो फॉर्मेशन हुआ वो यहां से हुआ। अब ये जो है ये भी कहीं से आया होगा, है ना। तो हम लोग तो पढ़ते हैं, सेल के इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि सेल्स से आपका क्या बना? टिश्यू बना, फिर क्या बना आपका? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आगे गया। लेकिन हम ये आपसे पूछते हैं कि फिर सेल कहां से मिलकर बना है ना। हमें तो कहानी यहां से पढ़ाई जाती है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ये आपका ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इसकी कहानी कहां से शुरू होती है ना। ये हमें सेल के इंट्रोडक्शन में ही बताना चाहिए था, लेकिन खैर यहां हम बता रहे हैं। तो आप भी इस चीज के बारे में सोचिए और हमें बताइए कमेंट करके कि सेल की कहानी कहां से शुरू होती है ना। क्योंकि हम यहां से पढ़ते हैं, हमें यह भी जानना है कि इसकी कहानी से कहां से शुरू होती है। तो रोडोल्फ वर्चाउ ने ये चीजें बताई कि प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब ये जो प्री एग्जिस्टिंग है तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया, और वो टर्म क्या था? वो टर्म था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, है ना। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये क्लास 9 के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्लास 8 के बच्चे भी पढ़ते हैं, और इनफैक्ट
दीज स्टेटमेंट आर आस्क्ड, ये पूछा गया था 2019 के नीट के एग्जामिनेशन में, है ना। ये सीधे सीधे नीट के एग्जामिनेशन में ये टर्म पूछा गया था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो है वो किन्होंने दिया था, विच इज गिवन बाय द रडल्फ वर्चॉव। तो यहां तक क्या हम समझे कि सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट ने दिया, है ना, स्लाइडेन एंड स्वान। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज बाय सिंगल सेल। इफ वी आस्क देम, अगर हम उनसे पूछ भी लेते कि भाई आप ये बताओ कि आपने तो बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज बाय द सिंगल सेल, आप ये बताइए कि फिर वायरस के बारे में क्या आप सोचते हैं, है ना, वायरस के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसी वजह से रडल्फ वर्चॉव ने, यानी कि ये जो सेल थ्योरी है इसको थोड़ी सी मॉडिफाइड की गई, तो ये नया हाइपोथेसिस आया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग मेथड। बहुत सारी किताबों में ये भी कहा गया है कि ये प्री एग्जिस्टिंग मेथड आपके पुराने सेल थ्योरी नहीं दिया गया था, है ना। रडल्फ वर्चॉव ने इस प्री एग्जिस्टिंग को उसने क्या बस बताया, ओमनीज सेलुलर ई सेलुलर, है ना। तो ये रही सेल थ्योरी की कुछ बातें, है ना, जो कि आपको दिमाग में रखना है। हमने बताया भी कि ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर 2019 के नीट के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इजी है, जो बच्चे 8 में पढ़े उनके लिए, जो 11th में वो तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। इसके बाद एक और चीज हमें इस पर डिस्कशन करनी है सेल थ्योरी के बारे में, जो अधिकांश बच्चे इस चीज को समझते भी हैं और नहीं भी समझते हैं, है ना। जो बच्चे एनसीईआरटी के कीड़े हैं, है ना, द वॉर्म्स ऑफ द एनसीईआरटी, मैं तो वही कहता हूं कि जो बच्चे एनसीईआरटी के कीड़े होते हैं, वॉर्म्स ऑफ एनसीईआरटी, तो उनको एक एक चीज पता रहता है और होना भी चाहिए। अगर आप एज अ कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू हैव टू बीइंग अ वॉर्म्स ऑफ एनसीईआरटी। आप कीड़े बन जाइए एनसीईआरटी के। जब आप कीड़े बन जाइएगा एनसीईआरटी के, तो आपको हर एक लाइन जो होगा वो दिख जाएगा वहां पर। देखिए हमने क्या कहा कि स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो क्या थे, वो जूलॉजिस्ट थे। जब सेल थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था तो स्वान ने जब स्टडी करा, तो ये स्टडी जो है उन्होंने एनिमल पे भी किया, साथ में एज वेल एज प्लांट पे भी, है ना। कि उन्होंने बताया कि एनिमल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल वॉल, है ना। अब देखिए स्लाइडेन क्या थे, इन्हें तो भाई स्टडी करना था किसके ऊपर, बॉटनी के ऊपर, ठीक, प्लांट के ऊपर। लेकिन स्वान जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि एनिमल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लांट का सेल वॉल है ना। तो ये भी एक बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू सेल वॉल, हाँ तो आप कह सकते हो कि सर रॉबर्ट हुक ने भी तो देखा ही था सेल वॉल, वो भी तो लिखा हुआ है किताबों में। बेशक सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जब हम लोग फुल प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर फुल प्रूफ में आपका श्वान आएंगे, है ना, कि उन्होंने एनिमल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट के ऊपर सेल वॉल, है ना। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी के बारे में कुछ बातें। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग एक सेल को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और भी उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपको पता है वो तो पता है ही, जो पता नहीं है वो हम कोशिश करेंगे आपको पता लगवाने में, है ना, कि आपको पता लग जाए कि ये चीजें होती क्या है। जैसे कि आज ये पता लगा कि श्वान भी सेल वॉल के बारे में ही उन्होंने बताया था, है ना। चलिए ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए।